वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और बड़ी खबर आपको देंगे। हसास इदारों और कस्टम की बड़ी कार्रवाई। जराए के मुताबिक ईरान से गैर कानूनी तौर पर लाया गया 1 लाख टन तेल पकड़ा गया है। निजी ऑयल कंपनी का जहाज ईरान से स्मगल तेल लेकर कराची पहुंचा था। बात करेंगे अपने नुमाइंदे नजीर शाह से। नजीर, बताइए तमाम तर कार्रवाई किस तरह अमल में आई? बिल्कुल देखें, हसास इदारों और कस्टम हुकाम की ये बड़ी कार्रवाई है। इंटेलिजेंस इतला पर 1 लाख टन ईरानी क्रूड ऑयल पकड़ा गया है। कार्रवाई इसी हफ्ते के दौरान की गई है। ईरान से ऑयल की पाबंदी पर बाकायदा पाबंदी आयदे और इस दस्तावेजात में रद्दोबदल करने के बाद बहरी जहाज को पाकिस्तान लाया गया था। जराये के मुताबिक स्मगल होने वाला क्रूड ऑयल अब कस्टम हुकाम के कब्जे में है और अहम इंकशाफ करते हुए ये भी बताया गया कि इस पूरे मामले में वजारत पेट्रोलियम की इंतहाई अहम शख्सियत भी मुलव्विस है। जबकि हसास इदारे ने कार्रवाई के एक हफ्ते बाद ही निजी पेट्रोलियम कंपनी के दफातर में 3 से 4 मरतबा छापामार कार्रवाइयाँ की भी हैं और इसके अलावा मुफस्सिल एक रिपोर्ट भी तैयार की है। और निजी ऑयल कंपनी के बारे में बताया जा रहा है, चूँकि जो ईरानी तेल है वो आधी से भी कम कीमत पर पाकिस्तान में मिलता है, तो इसीलिए इसको स्मगल करके इस तरीके से लाया गया था। लेकिन कस्टम हुकाम और हसास इदारों ने इंटेलिजेंस इतला पर यह बड़ी कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए 1 लाख टन से ज्यादा क्रूड ऑयल को कब्जे में ले लिया। जी नजीर, बड़ी अहम खबर से आप आगाह कर रहे हैं। हसास इदारों और कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई। ईरान से गैर कानूनी तौर पर लाया गया 1 लाख टन क्रूड ऑयल पकड़ा गया है। निजी ऑयल कंपनी का जहाज ईरान से स्मगल तेल लेकर कराची पहुंचा था। जहाज निजी ऑयल कंपनी के SPM पर लग भी गया था। जराये का कहना है कि खुफिया इत्तलात मिलने पर इदारों ने कार्रवाई की। स्मगल तेल लाने वाला जहाज कस्टम हुकाम के कब्जे में है। ईरान से ऑयल की तिजारत पर पाबंदी है, लेकिन दस्तावेजात में सफरी दस्तावेजात में रद्दोबदल करके बहरी जहाज को पाकिस्तान लाया गया और ईरान से स्मगल तेल आधी से भी कम कीमत पर मिलता है। जराये के मुताबिक निजी ऑयल कंपनी के साथ वजारत पेट्रोलियम का आला ओहदेदार भी मुलव्विस है। हसास इदारे निजी ऑयल कंपनी के दफ्तर पर भी मुतादिद छापे मार चुके हैं। बिल्कुल बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, इसी पर हम बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद शरीफ साहब, हसास इदारों की बड़ी कार्रवाई और कस्टम ने भी साथ ये कार्रवाई की है। गैर कानूनी तौर पर जो तेल लाया जा रहा था उसको पकड़ लिया गया है और सबसे अहम बात इसमें यह है कि वजारत पेट्रोलियम का भी गठजोड़ पकड़ा गया है निजी ऑयल कंपनी के साथ। जी बिल्कुल, नजीर शाह ने ये एक इंतहाई अहम खबर दी है और पाकिस्तानी हुकाम ने जो इस हवाले से कार्रवाई की है ये पब्लिक पहली दफ़ा हो रही है। इससे पहले पिछले माह कुछ यूरोपीय ममालिक हैं, उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को आई थी कि सैंक्शंस के बावजूद ईरान अपना तेल बेच रहा है और उसमें जो मोडस ऑपरेंडी इस्तेमाल होता था कि जहाज तेल उठाते थे, एक और किसी और पोर्ट का करीबी नाम वहाँ पे डेस्टिनेशन दिखा के फिर रास्ते में कागजात चेंज होके मुख्तलिफ जगह पे वो तेल बेचा जाता था। इस हवाले से पाकिस्तान आने वाले चंद जहाज़ों की इंफॉर्मेशन भी हुकूमत पाकिस्तान के साथ शेयर की गई थी, जिसके बाद हमारे अथॉरिटीज़ इस सारे मामले के और देख रही थी। और नजीर शाह ने जो खबर दी है ये उसी की मुझे एक कड़ी नजर आ रही है, जिसमें कि स्मगलिंग को रोकना है और जो US सैंक्शंस हैं अगेंस्ट ईरान उनकी स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट की तरफ जो मामला जा रहा है ये उसकी एक और स्टेप है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इस वक्त एक वजीर आजम ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी भी बनाया हुआ है कि जो मार्च अप्रैल में कीमतें कम हुई थी आलमी मंडी में, उस वक्त भी इतलात ये है कि कुछ इस तरह की शिपमेंट्स बुक हुई थी, लेकिन बीच में आके उनको स्टोर किया गया ओपन सीज पे और फिर लाया गया और प्रॉफिट कमाया गया। तो ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल के जो ऑफिशियल्स हैं और शायद एक आधे वजीर आजम की काबीना के SAPM है, उनके जो मीटिंग्स उन्होंने की थी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ, उस रोल को भी देखेगा। और ये आज नजीर शाह की जो खबर है ये इंतहाई अहम है कि क्या उस दौरान भी ऐसा कोई मामला चल रहा था और उस वक्त कितना तेल ईरान से पाकिस्तान लाने की कोशिश की गई और उन जहाज़ों की कुछ इंफॉर्मेशन हमारे हुक्काम के पास, इंटेलिजेंस इदारों के पास मौजूद है। जी और अरशद साहब, कुछ दिन कबल भी जब पेट्रोल शॉर्टेज हुई थी उसके बाद तहकीकाती कमीशन ऑलरेडी इस पे काम कर भी रहा है, जैसे कि आपने जिक्र भी किया। उस वक्त जो वजारत पेट्रोलियम थी उसने मलबा डाला था निजी कंपनीज पे, निजी कंपनीज ने मलबा डाला था फिर वजारत पेट्रोलियम पे। अब जो ये चीज़ खुल के सामने आई है इसमें वजारत पेट्रोलियम में की जो कुछ अहम शख्सियात है वो भी इसमें मुलव्विस है और निजी ऑयल कंपनी का तो ये पकड़ा गया है। तो दोनों का कुछ शख्सियात वजारत पेट्रोलियम से और निजी ऑयल कंपनी का आपस में गठजोड़ भी यहाँ पे बेनकाब होता है।
جی بالکل نذیر شاہ اس پہ میرا خیال کام کر بھی رہے، اور میرے جہاں تک معلومات ہے شاید نذیر شاہ کو یہ معلوم بھی ہوگا کہ جس نجی آئل کمپنی کا بھی نام نہیں بتایا جا رہا، اس میں وزارت آئل کی ایک اہم شخصیت، ان کے قریبی رشتہ دار اس میں کام کرتے ہیں ایک اہم عہدے پہ، اور اس حوالے سے ایک جو فیسیلیٹیشن ہے، ملی بھگت ہے، وہ نہ صرف یہ والی نجی آئل کمپنی بلکہ ایک دو اور نجی آئل کمپنیز اور وزارت آئل پیٹرولیم کے اعلیٰ ترین افسران کی اس میں ملی بھگت کی طرف کافی ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں، اور اس میں لیگل کور بھی بعض جگہ پہ دیا ہوا ہے کہ ریفائنریز پہ جو حکومت پاکستان کے ریپرزینٹیٹو ہیں وہ بطور چیئرمین یا ڈائریکٹر بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایک تو وہاں پہ آپ کو تنخواہیں کافی زیادہ ملتی ہیں، پھر اوورسیز ٹرپس جو آپ کی ہوتے ہیں اس میں یہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کافی حد تک فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں، اور فیسیلیٹیشن میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اگر اس کی ایک صاف شفاف انکوائری اور تحقیقات کی جائے تو منسٹری آف پیٹرولیم میں ایسے آپ کو اشخاص نکلیں گے کہ جو کہ نہ صرف جو کمیشن آف انکوائری جس چیز کو دیکھ رہے ہیں ان کے ڈائریکٹ نام آپ کو سامنے آنے کے کافی حد تک امکانات ہیں۔ بالکل، تو ارشد شریف صاحب آپ اپنے تجزیے سے آگاہ کر رہے تھے۔ نذیر شاہ آپ یہ بڑی خبر لے کے آئے کہ حساس اداروں اور کسٹمز نے کی ہے یہ بڑی کارروائی، اور ایران سے غیر قانونی طور پر لایا گیا 1,00,000 ٹن کروڈ آئل پکڑ لیا گیا ہے۔ نجی آئل کمپنی کا جہاز ایران سے اسمگل تیل لے کر کراچی پہنچا تھا، اور نجی آئل کمپنی کے SPM پر بھی لگ گیا تھا یہ جہاز۔ خفیہ اطلاعات ملنے پر اداروں نے کارروائی کی، اسمگل تیل لانے والا جہاز کسٹم حکام کے قبضے میں ہے۔ اور ابھی براہ راست آپ کو لاہور لیے چلیں گے جہاں پر نون لیگی رہنما احسان اقبال پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ عمران احمد نیازی صاحب، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سے NRO مانگ کون رہا ہے؟ کس نے آپ سے NRO مانگا ہے؟ ہم نے جیلیں کاٹی ہیں، جیلوں کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ سے NRO نہیں مانگا۔ ہم اپنے اصولوں پر کھڑے رہیں گے، آپ کی ناکامیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہیں گے، اس ملک میں آئین اور جمہوریت کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ جیلیں ہمیں ڈرا نہیں سکتی۔ ہم نے NRO نہیں مانگا، ہم آپ سے NRO نہیں مانگتے، لیکن خدا کے لیے پاکستان کے غریبوں کو NRO دے دو، پاکستان کے مزدوروں کو NRO دے دو، پاکستان کے کسانوں کو NRO دے دو، پاکستان کے تاجروں کو NRO دے دو، پاکستان کے نوجوانوں کو NRO دے دو جن کا مستقبل گل کر دیا ہے، پاکستان کی ان خاتون خانہ کو NRO دے دو کہ جن سے بجٹ نہیں چل رہا، وہ سبزی گوشت پھل لانے کی سکت نہیں رکھتی۔ پاکستان کے کاروبار کو NRO دے دو کہ وہ بجلی اور گیس کے بل ادا کر سکیں۔ ہم اپنے لیے NRO نہیں مانگتے، ہم پاکستانی قوم کے لیے NRO مانگتے ہیں۔ ان کو جینے کا حق دے دو۔ پچھلے 2 سالوں میں جتنے پاکستان کے اندر کاروبار بند ہوئے ہیں، دنیا کا ہائیسٹ ریٹ ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں 2 سالوں میں اتنے کاروبار نہیں بند ہوئے جتنے پاکستان میں عمران نیازی کی حکومت میں ہو گئے ہیں۔ تو بھائی ہمیں آپ سے کوئی سہولت نہیں چاہیے، پاکستان کے عوام کو سہولت دو، ان کو جینے کا حق دو، پاکستان کی معیشت کو تباہ نہ کرو، کیونکہ آج دنیا میں جس ملک کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے اس کا دفاع بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بل کلنٹن نے صدر بش کو کہا تھا انتخابی مہم میں، "It is the economy, stupid." میں خان صاحب کو کہنا چاہتا ہوں، "It is the economy, Mr. نیازی, which you have destroyed." پاکستان کی معیشت کی تباہی پر آپ NRO کی تسبیح پڑھ کے پردہ نہیں ڈال سکتے۔ آج آپ کی وجہ سے پاکستان کے دفاع کو خطرہ ہے۔ بھارت ہمارا دشمن نیا ساز و سامان خرید رہا ہے، نئے جہاز، نئی جنریشن کے جہاز خرید رہا ہے، نئے میزائل سسٹم ایکوائر کر رہا ہے، اور ہمارے پاس اب دفاع میں اپنے جاری اخراجات پورے کرنے کے لیے پیسے نہیں بجٹ میں کہ ہم وہ پورے کر سکیں، اس لیے کہ آج بھی پاکستان کا ٹیکس وہیں کھڑا ہے جہاں 2 سال پہلے تھا۔ 2 سالوں میں
कोई टैक्स रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं हो सकी। हमने तो टैक्स को डबल करके दिखाया था, 2000 अरब से 4000 अरब पे टैक्स लेकर गए। इसकी वजह से पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डिफेंस बजट और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट हमने खर्च करके दिखाया। हमने 5 सालों में 3200 अरब रुपए से तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए, जिनसे मुल्क को कनेक्टिविटी रेवोल्यूशन के ऊपर ले आए, जिससे मुल्क को तरक्की की नई सतह पर ले आए। आज ये कहते हैं हमें बीमार मईशत मिली थी। पाकिस्तान के अंदर सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में, गांवों में, कारखानों में किसी से जाके पूछ लें कि क्या 2 साल पहले का पाकिस्तान बेहतर था या खान साहब का नया पाकिस्तान बेहतर है। आज हर शख्स, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, ट्रेडर, लेबर, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, हर बंदा ये बताएगा कि 2 साल पहले उम्मीद थी, आज ना उम्मीदी और मायूसी है। आपने कौम से जीने का हक छीन लिया है। आज पाकिस्तान से पैसा ही नहीं भाग रहा, पाकिस्तान से टैलेंट भी भाग रहा है। ब्रेन ड्रेन हो रहा है बदतरीन, और ये मुल्क के लिए शदीद खतरात इससे लाक हो चुके हैं। तो फिर आप हमें कहते हैं कि जी ये अपोजिशन सियासत कर रही थी, नैब के कानून को ब्लैकमेल कर रही थी। किसी ने नैब के कानून को ब्लैकमेल नहीं किया। असल बात यह है कि हुकूमत की फैटफ के ऊपर चोरी पकड़ी गई है। हमने हुकूमत की चोरी पकड़ी है जो ये फैटफ के नाम पे कर रहे थे। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये वो कानून जो ये हुकूमत पास कर रही थी, जिसको डिफेंड नहीं कर सकी, जो कि भारत में मकबूजा कश्मीर के कानून से भी काला कानून पूरे पाकिस्तान पे नाफिज होने जा रहा था, जिसमें इकोनॉमिक टेररिज्म के हवाले से हर बिजनेसमैन, हर ताजिर, हर कारोबारी बंदा मुआशी दहशत गर्द बन के दुनिया भर के उसके वीज़े कैंसिल हो जाते, वो दुनिया में कारोबार नहीं कर सकता था और तबाह बर्बाद हो जाता। हुकूमत एक ऐसा काला कानून इस मुल्क में मुसल्लत कर रही थी, एक ऐसा कानून मुसल्लत कर रही थी, कोई भी सहाफ़ी 6 महीने के लिए अंदर हो जाता और उसको भी दहशतगर्द बना दिया जाता, और कोई भी मुखालिफ 6 महीने के लिए अंदर हो जाता और कोई उसके पास कानून और आइन की प्रोटेक्शन नहीं थी। किस काल कोठरी में जाता, किस किले में जाता, कोई नहीं जान सकता था कि 6 महीने के लिए हुकूमत का मुखालिफ मिसिंग पर्सन हो गया है। कानूनी तौर पर यह कानून था जो हुकूमत लेकर आई थी, और ये वो चोरी है जो हमने पकड़ी है, और इसकी उन्हें मिर्चें लगी हुई हैं कि उनकी चोरी पकड़ी गई। और फैटिफ का नाम लेकर कर रहे थे। हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। हम इनकी इस चोरी को बैनुल अक़वामी बरादरी के सामने पेश करेंगे। हम पूछेंगे जाके अमेरिका से, हम पूछेंगे यूरोपियन यूनियन के ममालिक से जो बुनियादी हकूक का नाम लेते हैं कि क्या आपने हुकूमत को ऐसा काला कानून बनाने की कोई तजवीज़ दी थी, और अगर नहीं दी थी तो कम से कम आप हुकूमत से ये सवाल ज़रूर पूछें कि आपका नाम लेकर ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को अंधेरों में काले कानून की रस्सी में जकड़ने का मंसूबा क्यों बना रही थी। इस चोरी के पकड़े जाने के ऊपर हुकूमत को तकलीफ है। और अब जो दूसरी चोरी करने जा रही है, हुकूमत का हर कानून नवाज शरीफ साहब को सामने रख के बनाया जाता है। हुकूमत का हर कानून इसहाक डार साहब को सामने रख के बनाया जाता है। हुकूमत का हर कानून सियासी मुखालफों को सामने रख के बनाया जाता है, भले उसके पीछे मुल्क का कोई नुकसान हो जाए। अब जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का कानून बनाने जा रहे हैं, इनका मकसद अपने सियासी दुश्मनों को तंग करना है। लेकिन इस कानून के बनने से कल को दुनिया का कोई मुल्क हमारे एटमी साइंसदानों को भी
ہمارے سے لے کے مانگ سکے گا. جب آپ یہ قانون بناتے ہیں تو یہ یک طرفہ نہیں ہوتے. جب آپ یہ قانون بناتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بندے باہر سے ہر قیمت پہ چاہیے, تو دوسرے لوگ بھی کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ملزم ہر قیمت کے اوپر چاہیے. وہ کسی ہمارے ایٹمی سائنسدان کے اوپر کوئی جھوٹا مقدمہ بنا کے حکومت سے کہیں گے کہ ہمیں وہ ہمارے حوالے کرو. تو جب تک اس طرح کی چیزیں قانون کے مطابق نہ کی جائیں, میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو میوچول لیگل اسسٹنس کا کیس ہے اس کو پاکستان بار کاؤنسل سے ویٹ کرانا چاہیے. اس کو جو ہماری پروفیشنل باڈیز ہیں ان سے ویٹ کرانا چاہیے, تاکہ اس ملک کے عوام کے بنیادی حقوق پہ ڈاکہ نہ ڈالا جائے. اسی طرح جیسے کہ فیٹف کے قانون میں یہ ڈاکہ ڈال رہے تھے عوام کے بنیادی حقوق پہ, اور ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے اور ان کی چوری پکڑی گئی ہے, تو اب یہ شور مچا رہے ہیں. پھر یہ نیب کے اوپر کہتے ہیں کہ حکومت نیب ختم کرنا چاہتی ہے. نیب کے بارے میں جو بات ہم نے کہی وہ اب اعلیٰ عدالتوں کے احکامات نے مہر لگا دی ہے کہ یہ نیب کا ادارہ یک طرفہ احتساب کا ادارہ ہے. یہ نیب کا ادارہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے. یہ مسلم لیگ نون نہیں کہہ رہی, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے. یہ نیب کا قانون اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے, یہ مسلم لیگ نون نہیں کہہ رہی, یہ اسلامی نظریاتی کونسل کہہ رہی ہے. تو ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ اور اسلامی نظریاتی کونسل نے ہدایات دی ہیں ان کی روشنی میں نیب کے قانون کو ہم آہنگ کیا جائے.